राजौरी में सेना पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 2 सैनिकों के शव छत विछत मिले, हथियार लूटकर भागे आतंकी, ऑपरेशन जारी। सांसदों के सस्पेंशन पर आज इंडिया का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर घटक दलों के सभी सांसद आएंगे, राहुल गांधी देंगे स्पीच। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी मुख्यालय में आज और 23 दिसंबर को बैठक, बीजेपी मुख्यालय में आज दोपहर 3 बजे से होगी बैठक। 30 दिन बाद राम मंदिर का उद्घाटन, 5 लाख की भीड़ मैनेज करने की तैयारी, होटलों में बदले गए घर। 11 राज्यों में फैला कोरोना, एक हफ्ते में सभी सैंपल नए स्वरूप JN.1 के मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर। नए साल पर ऑल वेदर डबल लेन सेला टनल की सौगात, सुरंग का काम 98% पूरा, सेना को मदद। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे तमाम अहम खबरों की ओर, उससे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष नहीं हुए पेश व 10 दिन विपश्यना के लिए चले गए। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाला मामले में जांच में सहयोग न करने पर सीएम को घेरा। इसके बाद दिल्ली मंत्री आतिशी ने पीसी कर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल राज्यसभा से भी हुआ पास, बीते दिन 20 दिसंबर को लोकसभा से इस बिल को किया गया था पास। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक पहचान से ही सिम मिलेगी, फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना। दिल्ली NCR में एक बार फिर कोरोना की हुई वापसी, दिल्ली में 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली ही नहीं, देश में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अलर्ट रहने के दिए दिशा निर्देश। हरियाणा में राखीगढ़ी की तर्ज पर जल्द ही प्रदेश सरकार ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा को विकसित करने जा रही। अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई का हो चुका है MOU। माह के अंतिम सप्ताह तक अग्रोहा टीले की खुदाई के लिए सर्वे कार्य हो जाएगा प्रारंभ। हिसार के भगाना के पहलवान अंतिम पंघाल के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलंपिक की तैयारी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। अंतिम पंघाल ने पहली बार एशियन गेम्स खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था का सीएम मनोहर लाल ने किया निरीक्षण। सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर लगा जुर्माना, 1 लाख का सीएम ने लगाया जुर्माना। प्रधान सलाहकार अर्बन निगम कमिश्नर रहे मौजूद। मोगा पुलिस ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खिलौना पिस्टल को दिखाकर देते थे वारदात को अंजाम। थाना अजीतवाला के अधीन पड़ते ही गांव धुड़ी के पास बना रहे थे लूटपाट की योजना। कपूरथला नगर निगम कर्मचारी यूनियन फिर से धरने पर बैठे। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्मियों ने कमिश्नर की गतिविधियों से खफा होकर कमिश्नर दफ्तर के बाहर कूड़े का ढेर लगाया। अमृतसर में दरगाह के सेवादार की धारदार हथियार से हत्या। बलदेव सिंह दरगाह की सेवा करते थे। पुलिस को आशंका कि आरोपी पीछे की दीवार फांद कर अंदर आए और धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। कालाडूंगी में अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत पहुंचे। निकाली गई शोभा यात्रा। इन अक्षतों का दिव्य एवं भव्य स्वागत किया गया। चकलुवा से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय कालाडूंगी तक एक पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर हिस्सा लिया। पदयात्रा में काफी श्रद्धालु रहे मौजूद। डोईवाला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक हाथी की हुई मौत। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शव को कब्जे में लिया। हाथी के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर की टीम द्वारा किया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बड़ी खबर बता दें, जहां जम्मू कश्मीर सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला।
आतंकी हमले में 5 जवान हुए शहीद। अहम खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर 2 सैनिकों के शव छत विछत मिले। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां राजौरी में सेना पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। 2 सैनिकों के शव भी छत विछत मिले हैं। एक बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। हथियार लूटकर भागे आतंकी, ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बड़ी खबर, जहां सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला। बता दें कि आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें करीब 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। वहीं 2 जवानों का जो शव है वो छत विछत मिला है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सुरनकोट नामक एक रोड है। वहां पर जो है आतंकवादियों ने सेना की 2 वाहनों पर जो है अटैक कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सेना को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि वहां पर आतंकी है, जिसकी वजह से वो एक सर्च ऑपरेशन की तैयारी की शुरुआत करने जा रहे थे। और सबसे अहम कड़ी है कि शायद आतंकवादियों को इसकी जानकारी सेना के जवानों से पहले मिल गई और उन्होंने उनकी सूचना मिलते ही उन्होंने 2 जो सेना के जवान जो सर्च ऑपरेशन के लिए स्पेशल निकाले गए थे या भेजे गए थे, मैं बता दूं आपको, उन पर लगातार जो है फायरिंग कर उसमें 5 हमारे जवानों को शहीद कर दिया। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि 2 शवों के साथ तो इतना बुरी क्षति करने की कोशिश की है कि जिसकी एक अमानवीय घटना है। और उसमें दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि उन्होंने इतना सब कुछ करने के अलावा जो सेना के जो जवान थे, जो मतलब हमारे जो शहीद जवान पड़े हुए थे, उनसे जितने भी हथियार जो बात जी बंदूक हो, गोला बारूद सब लेकर वहां से फरार हो गए। जी बिल्कुल प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि जवानों को एक सूचना मिली थी कि वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक योजना तो नहीं नजर आ रही है कि आतंकियों ने पहले ये योजना बनाई हो कि इस तरीके से जवानों को बुलाया गया और उसके बाद ये हमला किया गया? नहीं, देखिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर पुख्ता तौर पर आ रही है। वो ये कि सेना के जवानों को यह बात करें, सेना को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक सर्च ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। और मैं बता दूं, ये हमला कल हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन की तैयारी जो है परसों से शाम से शुरू हो गई थी। और लगभग ये 3:40 या 45 मिनट के आसपास जो है घात लगाकर, जब वहां से सेना की जो गाड़ी है गुजर रही थी, तो उस पर घात लगाकर जो है आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग की, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं ये पुख्ता तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादियों को ये सूचना पहले से थी, या ये कहें कि जानकारी थी कि यहाँ से सेना के जवान आने वाले और एक सर्च ऑपरेशन की तैयारी चली रही थी। बिल्कुल, साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से यह हमला किया गया है और 2 जवानों के शव भी छत विछत रूप में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है पूरे सेना जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही होगी। ऑपरेशन लगातार जारी किया गया होगा। अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सेना ने लगातार जो है पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आतंकवादी अब वहां से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो वो अब नामुमकिन है, क्योंकि सेना ने पूरी तरीके से उस पूरे इलाके को घेराबंदी में बदल दिया और सर्च ऑपरेशन जारी। और बताया जा रहा है कि जो अतिरिक्त सेना के बल है उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि जो एरिया है काफी बड़ा है, उसको कवर करना है, पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन करना है और कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों को पकड़कर जो अपने 5 जवान शहीद हो गए उनका बदला लेना। और मैं बता दूं कि सेना इसमें जरूर कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है बड़े ही जोर शोर से किया जा रहा है। और मैं इसकी पुख्ता जानकारी आपको दे दूं कि सर्च ऑपरेशन में लगभग पूरी रात जो है सेना के जवानों ने इस तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया है। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हमला किया गया है, जाहिर तौर पर सेना के जितने भी जवान हैं वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहे होंगे और काफी ज्यादा अच्छे से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा, सघन चेकिंग की जा रही होगी। साथ ही प्रवेश, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से आतंकी हमले होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आतंकी संगठन उस हमले की जिम्मेदारी ले लेता है। क्या अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएसआई से जुड़े हुए ये आतंकवादी थे, क्योंकि उनको जिस तरीके की ये पूरी घटना है, वारदात है, मैं आपको बता दूं कि कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो इलाका है
वो काफी बड़ा इलाका है, जंगल का इलाका है। और चूंकि वहां से जो है सेना के जवान की गाड़ियां गुजर रही थी और पहले से उन्होंने घात लगाकर, क्योंकि सेना के जवान जो वाहन में बैठे हुए थे वो चुकता तौर पर बैठे हुए थे, उनके पास हथियार तो जरूर थे लेकिन वो एक्शन मोड में नहीं थे, लेकिन उनको ये मौका तक नहीं दिया आतंकवादियों ने, तुरंत उन पर फायरिंग कर दी और जिसके बाद जो है उनके हथियार तक लेके भाग गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जानकारी आतंकवादियों के पास पहले थी और इसमें निकलकर बात सामने अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं आई है कि किस संगठन ने किया है, लेकिन इतना पुख्ता जानकारी जरूर मुझे सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इसमें आईएसआई के या बात करें उससे जुड़े हुए संगठन के ही लोग थे। वही जी प्रवेश, और जिस तरीके से हमला किया है और इस हमले में इतने लोग, हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है, जाहिर तौर पर इस हमले में जितने भी आतंकी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें इस आतंकी हमले में हमारे करीब 5 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि 2 सैनिकों के शव भी छत-विछत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद आतंकियों ने जवानों के पास से उनके हथियार भी लूट लिए हैं। ये पूरा हमला एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, इस बात की खबर भी सामने आ रही है। वहीं अभी तक इस हमले की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली गई है और उसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी करके सेना के जवान अच्छी तरीके से जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और सेना के जवान सघन चेकिंग कर रहे हैं, अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में करीब 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 2 जवानों के शव भी छत-विछत रूप से मिले हैं। यह आतंकी हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे थे, जहां पर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। रुक करेंगे बड़े खबरों की ओर, उससे पहले यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं अहम खबरों की ओर। खबर हम आपको बता देते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी आज यूपी में करेगी प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज सपा का प्रदर्शन। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर सपा का प्रदर्शन। 140 सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में करेगी प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर सपा का प्रदर्शन आज। 146 सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी करेगी आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करती नजर आएगी। बता दें कि यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। वहीं 146 सांसदों के निलंबन को लेकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करती नजर आएगी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी विरोध प्रदर्शन, जहां पर सांसदों के निलंबन के विरोध में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। 146 सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन। बता दें, बीते दिनों संसद की सुरक्षा में हुए चूक के मामले पर लगातार सांसद संसद में हंगामा कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करती नजर आएगी। सांसदों के निलंबन को लेकर समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। करीब 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। 146 सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आएगी।
तो बता दें कि यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। इसके साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी तमाम जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो आज समाजवादी पार्टी सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन की बात है वो कर रही थी। लेकिन आज सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के जो मुख्यालय है उसके बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, तो उनकी ये मांगे होंगी। जिस तरीके से ये 146 सांसदों को निलंबित किया गया, उनका निलंबन वापस हो, उसके अगर वापस नहीं होता है तो अभी फिलहाल जो उनका जो प्रदर्शन होगा वो मुख्यालय के बाहर होगा और आगे आने वाले समय में एक बड़ा रुख जो समाजवादी पार्टी है वो अपना सकती है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से 140 सांसदों को निलंबित किया गया है वो गलत है और अब इनका निलंबन वापस किया आगे प्रदर्शन समाज देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आज की बात करें, समाजवादी पार्टी का जितने भी मुख्यालय उत्तर प्रदेश में मुख्यालय के बाहर आज एक बड़ा प्रदर्शन 11 बजे से होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है जिसमें सुबह 11 बजे से ही एक बड़ा प्रदर्शन देखा जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय है। साथ ही देखा जाए तो क्या ये जो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो बीजेपी की इस ओर कोई प्रतिक्रिया आई हो? देखिए, लगातार तमाम जो विपक्ष है की जो प्रक्रिया वापस होने की बात कर रहा है तो वापस किया जाए, और अभी तक बीजेपी ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया है कि जो प्रक्रिया है जो निलंबन की उसको वापस किया जाएगा। इससे सभी विपक्ष नाराज है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये कहा था कि फिलहाल आज से 22 जनवरी से 22 दिसंबर से जितने भी समाजवादी पार्टी के जो मुख्यालय है वहां पर एक प्रदर्शन होगा निलंबन को विरोध में। ये कह सकते हैं निलंबन के जो विरोध से प्रदर्शन करने जा रही है और अभी तक किसी प्रकार का जो रिएक्शन कह सकते हैं अन्य जो पक्ष जो पार्टी है बीजेपी उनकी तरफ से फिलहाल अभी नहीं आया है कि जो 140 सांसदों का निलंबन वापिस होगा। अभी फिलहाल जो तमाम जो पार्टी विपक्ष इसको लेकर एक अहम मुद्दा जो है वो बना रही है कि आखिरकार क्यों 140 सांसदों को निलंबित किया गया। इतनी बड़ी गलती सांसदों ने नहीं की है, उनका यही कहना है। अगर निलंबन वापस नहीं होगा तो आगे जो प्रदर्शन है वो और बड़ा देखने को मिलेगा। बिल्कुल भरत, देखा जाए तो 146 सांसदों के निलंबन को लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है और इस पर अभी तक बीजेपी की ओर से भी कोई जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी आज सुबह 11 बजे से प्रदर्शन करेगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। आज केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही का विरोध करेंगे कांग्रेसी। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने करेंगे प्रदर्शन। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने कांग्रेस पार्टी करेगी प्रदर्शन। बेगम हजरत महल पार्क से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। राष्ट्रपति को संबोधित डीएम लखनऊ को सौंपेंगे ज्ञापन। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। आज केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही का विरोध करेंगे। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने किया जाएगा प्रदर्शन। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने किया जाएगा प्रदर्शन। बेगम हजरत महल पार्क से डीएम ऑफिस तक निकाला जाएगा पैदल मार्च। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए डीएम लखनऊ को सौंपेंगे ज्ञापन। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं।
भारत देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरे यूपी में प्रदर्शन करने वाली है और इसके बाद खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस भी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना विरोध जाहिर कर रही है सांसदों के निलंबन को लेकर, उसी तरीके से बात करें पूरे देश में अगर बात करें, कांग्रेस ने भी आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और प्रदर्शन करेगी। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के बेगम हजरत महल से ये लोग पैदल मार्च निकालेंगे, जो कांग्रेस के जो नेता है, और डीएम ऑफिस तक जाएंगे। वहां पर एक ज्ञापन देंगे कि अगर ये क्यों आखिर किया गया, निलंबन की जो प्रक्रिया है वो वापस ली जाए। फिलहाल केंद्र सरकार के खिलाफ एक देशव्यापी जो प्रदर्शन है वो आज कांग्रेस करने जा रही है। तमाम जो विपक्ष है वो एक साथ दिख रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे वो बात कर ले कांग्रेस की। इस तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। निलंबन जिस तरीके से सांसदों का किया गया है उसको लेकर विरोध साफ तौर पर जाहिर कर, और अपनी तरीके से कोई पैदल मार्च निकाल रहा है तो कोई अपने मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। सबका मतलब कहना यही है कि जिस तरीके से 140 सांसदों का निलंबित किया गया है, उनका निलंबन वापिस हो। उसी आज देशव्यापी तरीके पूरे देश में आज कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाली कि लखनऊ में बेगम हजरत महल से लेकर डीएम ऑफिस तक का ये पैदल मार्च जाएगा, उसके बाद वो डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। जी भारत देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेसी जो है वो पैदल मार्च निकालने की बात कर रहे हैं और बेगम हजरत महल से लेकर के डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकालने की बात सामने आ रही है, तो इस दौरान देखा जाए तो सुरक्षा के, क्योंकि देखा जाए तो आमजन को भी इससे काफी परेशानी हो सकती है पैदल मार्च की वजह से, तो पुलिस बल क्या तैनात किया गया है मौके पर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोगों का रूट है बेगम हजरत महल पार्क से डीएम ऑफिस तक, वहां पर पुलिस के तमाम जो सिपाही है या पुलिस के अधिकारी वो तैनात रहेंगे। किसी प्रकार से कोई विरोध जाहिर ना करे, उग्र रूप ना हो जाए, इसको लेकर भी तमाम जो टीम्स है पुलिस की वो तैनात रहेंगे। उसमें एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर, SHO रैंक के ऑफिसर भी तैनात रहेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये अपने जो रोड जो पैदल मार्च निकालेंगे होंगे कि नहीं, कि आप पुलिस इनको वहां तक डीएम ऑफिस तक पहुंचने देगी कि नहीं। जिस तरीके से मुख्यालय के बाद समाजवादी पार्टी एक अपना जो प्रदर्शन जो विरोध जाहिर कर रही है, उस तरीके से जो कांग्रेस है वो अब पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने भी पैदल मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार की ओर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जहां पर हजरत महल पार्क से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने अपने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करती दिखाई देगी। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से सांसदों के निलंबन को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराती नजर आएंगी, जहां समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी, वहीं कांग्रेसी जितने भी हैं वो हजरत महल पार्क, बेगम हजरत महल से लेकर के डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकालेंगे। बता दें कि बीते दिनों करीब 146 सांसदों को निलंबित किया गया था। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में आज और कल यानी कि 23 दिसंबर को होगी बैठक।
बीजेपी मुख्यालय में आज और कल होगी बड़ी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में आज और कल यानी 23 दिसंबर को एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी मुख्यालय में आज दोपहर 3 बजे शुरू की जाएगी बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेशों के संगठन महामंत्री सभी मोर्चों के अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में आज और कल एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि यह बैठक आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेशों के संगठन महामंत्री और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी होंगे शामिल। तो बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी बैठक का आयोजन करने जा रही है। इसी पर अतिरिक्त जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बीजेपी एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रही है, जो 2 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे। तो अतिरिक्त इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्रवेश। आपको बता दूं कि बीजेपी के आज मुख्यालय में लगभग 3 बजे के आसपास एक बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के तमाम वो संगठन अध्यक्ष मौजूद होंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, या फिर बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हो जो बीजेपी में जुड़े हैं, वो आएंगे। और सबसे अहम कड़ी जो है लोकसभा के चुनाव को लेकर है, आगे की रणनीति तैयार करनी है। और उसमें पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो बूथ लेवल पर जाकर, अध्यक्ष लेवल पर जाकर अधिकारी पदाधिकारियों की राय और उनके मशवरा लेने के बाद उनको एक दिशा निर्देश देने का समय है। और उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा विशेष तौर पर महारत हासिल है, वो उनको सबको एक कार्यभार सौंपने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, जो संसदीय दल की बैठक हुई थी, जो संसद भवन के पुस्तकालय के अंदर हुई थी। उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो वहां पर भी इस तरीके का एक जो है प्रायोजन रखा गया था, जिसमें सभी को एक रूपरेखा तैयार करने की बात की गई थी। जी प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और उससे पहले तमाम तैयारियां करती हुई दिख रही है बीजेपी। और जहां पर देखा जाए तो छोटे स्तर पर भी बीजेपी, जैसे कि बूथ स्तर पर भी बीजेपी अपना कार्य करती है और तमाम रणनीतियां तैयार करती है। और साथ ही अभी पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो उसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई थी। तो क्या इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो जारी की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान पर उतारेगी, उसकी एक लिस्ट भी बनाएगी और जाहिर सी बात है कि उसमें जो है उस पर काम भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है लोकसभा 2024 के चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए है, और वो चाहती है कि इन चुनावों में 400 से ज्यादा सीटें उसको चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में खुद कह चुके हैं और बूथ लेवल पर वो खुद ऐलान कर चुके हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी को अच्छी बढ़त हासिल हुई थी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय पे एक संबोधन में साफ तौर पर ये बात कही थी कि लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, जिसके लिए सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बूथ लेवल पर है, अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, कुछ कोई भी है जो जुड़े हुए हैं, वो अपना कार्यभार संभाल ले और उसमें लग जाए। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि एक रणनीति के तहत ये पूरी योजना बनाई जा रही है, जिसमें मैं विशेष तौर पर बता दूं कि वार्ड अध्यक्ष का जो बूथ लेवल की है उसको भी टच किया जाएगा और आम जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश है। 400 प्लस का जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, उसके लिए बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता, मंत्री या बात करें विधायक, मंत्री, अध्यक्ष, पदाधिकारी, सब लोग जुटेंगे और हर तरीके की जो एक रणनीति है उसमें सहयोग करने के लिए विशेष तौर पर ये 2 दिवसीय जो बैठक का आयोजन किया गया, इसमें लोकसभा चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस रखा गया है।
जी बिल्कुल। और प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी अपने आने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कई प्रकार के जो रणनीति है वो तैयार की जा सकती है, जहां पर कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही देखा जाए तो इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में क्या अन्य जो बीजेपी के बड़े नाम है, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री, ये भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम है वो आज के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन वो कल जरूर इस बैठक में बैठेंगे, क्योंकि पूरे रूप में जो है जब जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तो वो पूरे रूप से एक रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसके बाद कल बताया जा रहा है कि कई बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है वो मौजूद होंगे, उनके साथ चर्चा होगी और उसके बाद इस पूरी जो मीटिंग है या बैठक है उसका समापन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में एक रूपरेखा जो है तैयार हो चुकी होगी, उस पर चर्चा हो चुकी होगी और उसके लिए जो है विशेष तौर पर मैं बता दूं कार्यकर्ताओं को एक कार्य देने की जो बात बार बार सामने आ रही है कि उनको एक कार्यभार सौंपा जाएगा, आम जनता से जुड़ने के लिए बात कही जा रही है। लोकसभा का चुनाव भले ही अभी 2 से 3 महीने बाद है, लेकिन उसकी तैयारी या बात करें उसका जो फोकस है वो अभी से बीजेपी में शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अभी अगले साल होने हैं और उससे पहले बीजेपी तमाम तरह की तैयारियों में जुट गई है और पहले से ही तमाम ऐसी बैठकें करके रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ी बैठक का आयोजन करने जा रही है। इस 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें आज दोपहर 3 बजे से इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है और साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तमाम तैयारियां करती हुई दिख रही है। इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रह सकते हैं। वहीं प्रदेशों के संगठन महामंत्री और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी इस बैठक में विशेष रूप से शामिल होंगे। वहीं यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या से खबर, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए दिशा निर्देश। अयोध्या में होटलों की बुकिंग रद्द की जाएगी। 22 जनवरी की बुकिंग रद्द की जाएगी। आपको बता दें कि धर्मशालाओं की भी बुकिंग रद्द की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए हैं, जहां पर 22 जनवरी की होटलों और धर्मशालाओं की बुकिंग रद्द की जाएगी। सिर्फ जिनको न्योता दिया जाएगा वो ही शामिल हो सकते हैं। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला, जहां निमंत्रण पत्र और ड्यूटी पास पर ही इजाजत दी जाएगी। खबर अयोध्या से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए दिशा निर्देश। अयोध्या में होटलों की बुकिंग रद्द की जाएगी। 22 जनवरी को बुकिंग होगी रद्द। धर्मशालाओं की भी बुकिंग रद्द की जाएगी। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने दिए हैं दिशा निर्देश, जहां पर धर्मशालाओं और होटलों की 22 जनवरी की बुकिंग रद्द की जाएगी। 22 जनवरी को जिनको न्योता दिया गया है सिर्फ वही आएंगे। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला, जहां निमंत्रण पत्र और ड्यूटी पास पर दिया जाएगा इजाजत। खबर अयोध्या से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक करने के बाद अहम फैसला लिया, जहां 22 जनवरी को तमाम होटलों और धर्मशालाओं की बुकिंग रद्द करने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी,
जी अंतिका जी बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में कल जो है लगभग 1.5 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था और जितनी व्यवस्थाओं पे सूबे के मुख्य योगीदार ने मंथन किया और उसके बाद जो है 22 जनवरी को जो है जितने होटल धर्मशालाएं हैं उनकी बुकिंग जो है पहले आदेश कर दिया है, कैंसिल कर दी जाएंगी क्योंकि बाहर पे जितने लोग आएंगे उनकी व्यवस्थाओं में और जो यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था की का ना हो व्यवस्था रहेगी नरेंद्र मोदी जी की, तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, इसीलिए का ना हो सूबे के मुख्य योगी जितने लोगों का है पहले से आगाह कर दिया, प्रशासन व्यवस्था को आगाह कर दिया कि 22 जनवरी की जितनी भी बुकिंग हो उसको कैंसिल कर दी जाए। जी साथ ही देखा जाए तो ये भी बात सामने आ रही है कि 22 जनवरी को जिनको न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है, सिर्फ वही आ सकते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताते चलो पहले ही ट्रस्ट ने कहा था कि जितने लोगों को न्योता दिया गया है वही आ सकते हैं, क्योंकि भीड़ को देखते हुए प्रशासन व्यवस्था ने 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है, तो उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए जो है प्रशासन व्यवस्था पहले से 4 चौबंद कर दी गई है और जो है भीड़ को ज्यादा देखते हुए इसीलिए कार्ड और उसको इशू किया गया है। जी और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से निमंत्रण पत्र और ड्यूटी पास पर ही सबको इजाजत है, एंट्री की इजाजत है, तो इसको लेकर के क्या कुछ ऐसे लोग भी अलग से एक टीम तैनात की जाएगी जो ड्यूटी पास और निमंत्रण पत्र की चेकिंग करेंगे? जी आपको बताते चले जितने बॉर्डर है वो वहीं पे जो है इनको रोक दिए जाएंगे, वहीं पे जो वहां से कार्ड की चेकिंग होगी तब अयोध्या में प्रवेश होगा। और कई जगह पे इन्होंने जो है वो बना दिए है, बैरियर बनाए गए हैं जगह जगह पर, वहां पे चेकिंग होगी तब जाके राम मंदिर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है प्राण को देखकर ऐतिहासिक पल देखते हुए कि भीड़ काफी ना हो और उसको देखते हुए कि यहाँ पे सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसके लिए प्रशासन ने 4 चौबंद उसी में मंथन किया है कि कहीं ना कहीं। उसके बाद ट्रस्ट ने कहा है कि 23 तारीख के बाद यहाँ सबका द्वार खुले रहेगा, 48 घंटों तक जो है मतलब 48 दिनों तक यहाँ पे तो चलेगा, प्राण का कार्य चलेगा। तो लोग जितने बाद में आए अपने यहाँ का दर्शन पूजन करें और जितना है, और ट्रस्ट ने यहाँ पे 46 जगहों पे जो है कार्यक्रम चलाया है, कहा है 45 दिन तक चलेगा, जो आदमी आएंगे यहाँ पे निःशुल्क खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो ट्रस्ट पहले से ही ऑन किया, लेकिन भीड़ को देखते हुए ये कैंसिल किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरपी देखा जाए तो 22 जनवरी को तमाम वीवीआईपी लोग भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो, उससे पहले ही तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी की जितनी भी होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग है वो रद्द कर दी गई है। सिर्फ जिनको निमंत्रण और न्योता भेजा जाएगा और ड्यूटी पास पर ही उन्हें अयोध्या में एंट्री दी जाएगी, पहले से ही उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। बता दें कि तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिसको लेकर के पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीते दिन अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने समीक्षा बैठक करने के बाद ये निर्देश दिए हैं, जहां पर 22 जनवरी की जितनी भी धर्मशालाओं और होटलों की बुकिंग है वो पहले से ही कैंसिल करने की बात सामने आ रही है। अयोध्या में सिर्फ वो ही प्रवेश कर सकते हैं जिनको न्योता दिया गया है, जिनके पास निमंत्रण पत्र होगा और इसके अलावा जिनके पास ड्यूटी पास होगा। बता दें कि 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है, जिसमें पहले से ही तमाम वीवीआईपी लोग मौजूद रहेंगे, पहले से ही तमाम ऐसे लोग भी मौजूद रहेंगे जिन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है। तो इसको देखते हुए सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, जितनी भी तैयारियां पहले से की गई हैं उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। वहीं बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर। 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय को किया था गिरफ्तार। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी खबर हम आपको बता दें, जिसमें सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां 4 अक्टूबर को ईडी ने सांसद संजय सिंह को किया था गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में आप पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद बीती 4 अक्टूबर को ईडी ने सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, जिस पर आज उनकी जमानत को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला आ सकता है। सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय को किया था गिरफ्तार। सांसद संजय सिंह की जमानत से जुड़ी खबर आपको बता दें,
राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। सांसद संजय सिंह की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर को आप पार्टी के सांसद संजय सिंह को किया था गिरफ्तार। वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एटीएम से 13 लाख रुपए की हुई चोरी। इंदिरानगर के पीएनबी एटीएम से हुई चोरी। एटीएम से 13 लाख रुपए की हुई चोरी। इंदिरानगर के पीएनबी एटीएम से की गई चोरी। 4 कर्मचारियों पर लगा चोरी का आरोप। 4 कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगा है। चारों आरोपी कैश लोडिंग का करते हैं काम। नौशाद, सूरजदेव, शिवांक और प्रदीप पर लगा कैश चोरी का आरोप। कंपनी के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि कंपनी के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। गाजीपुर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एटीएम से 13 लाख रुपए की हुई है चोरी। इंदिरानगर के पीएनबी एटीएम से हुई है चोरी। 4 कर्मचारियों पर लगा कैश चोरी का आरोप। चारों आरोपी कैश लोडिंग का करते हैं काम। चारों आरोपी कैश लोडिंग का करते हैं काम। वहीं नौशाद, सूरजदेव, शिवांक और प्रदीप पर लगा कैश चोरी का आरोप। कंपनी के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। तो खबर हम आपको बता दें, जहां एटीएम से 13 लाख रुपए की हुई चोरी। वहीं खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां कोहरे और अन्य कारणों से 13 उड़ानें हुई प्रभावित। लखनऊ आने वाली करीब 13 उड़ानें हुई प्रभावित। लखनऊ आने वाली करीब 13 उड़ानें हुई प्रभावित। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की गई निरस्त। मुंबई से लखनऊ की उड़ान हुई लेट। कोहरे और अन्य कारणों से करीब 13 उड़ानें हुई लेट। वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को निरस्त किया गया। उड़ानें लेट होने से यात्रियों ने किया हंगामा। एयर इंडिया की दुबई लखनऊ के बीच की उड़ान की गई निरस्त। उड़ानें देरी से आने से यात्रियों की रही भीड़। कोहरे और अन्य कारणों से करीब 13 उड़ानें रही प्रभावित। लखनऊ आने वाली करीब 13 उड़ानें रही प्रभावित। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां राजधानी लखनऊ में कोरोना का एक मरीज आया सामने। सिंगारनगर में रहने वाली महिला हुई कोरोना पॉजिटिव। सिंगारनगर में रहने वाली महिला हुई कोरोना पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना का एक मरीज आया सामने। सिंगारनगर में रहने वाली महिला हुई कोरोना पॉजिटिव। एक हफ्ते पहले थाईलैंड से लखनऊ आई है महिला। घर में आइसोलेट महिला का चल रहा है इलाज। वहीं बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला। सागर की डायरी से मिले कई अहम सुराग। डायरी में मिले 5 नंबरों से मिले सुराग। नंबरों की कॉल डिटेल से खुले कई राज्य। डायरी में मिले 5 नंबरों से मिले सुराग। नंबरों की कॉल डिटेल से खुले कई राज्य।
सागर 3 बार लगातार दिल्ली गया था। सागर के साथ 3 लोग और दिल्ली गए थे। बेंगलुरु के मनोरंजन के संपर्क में था सागर। फिलहाल सागर का कोई संगठन से संपर्क नहीं। सागर के साथ 3 लोग और दिल्ली गए थे। बेंगलुरु के मनोरंजन के संपर्क में था सागर। फिलहाल सागर का कोई संगठन से संपर्क नहीं। खुफिया एजेंसियां कई पहलू पर जांच में जुटी। माफिया अतीक अहमद के बहनोई की हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। डॉक्टर अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर की जाएगी सुनवाई। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर की जाएगी सुनवाई। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में जेल में बंद है डॉक्टर अखलाक अहमद। साजिश रचने शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में जेल में बंद है डॉक्टर अखलाक अहमद। साजिश रचने और शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का है आरोप। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में कल की जाएगी सुनवाई। वहीं खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां पर अतीक अहमद का रिश्तेदार होटल मालिक हुआ गिरफ्तार। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी में एसटीएफ ने पकड़ा। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी में एसटीएफ ने पकड़ा। गढ़ रोड स्थित 3 स्टार होटल ब्रॉडवे का मालिक है। कमर अहमद काजमी का कई देशों तक है कारोबार। फर्जी ई-वे बिल बनाकर 100 करोड़ की जीएसटी चोरी। जीएसटी की जांच के दौरान अतीक कनेक्शन मिला। होटल के अलावा ग्लास का बड़ा कारोबारी है काजमी। राजधानी लखनऊ में बढ़ती ठंड के बीच बढ़ा कोहरा। कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी भी घटी। बता दें कि कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी भी घटी। तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार भी हुई कम। तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार भी हुई कम। राजधानी की सड़कों पर छाया हल्का कोहरा। राजधानी लखनऊ में बढ़ती ठंड के बीच बढ़ा कोहरा। कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी भी घटी। तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार भी हुई कम। राजधानी की सड़कों पर छाया हल्का कोहरा। राजधानी में बढ़ती ठंड के बीच बढ़ा कोहरा। कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी भी घटी। खबर गाजियाबाद से, जहां पर जिले में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पार्षद अमित त्यागी के बाद उनकी मां भी हुई पॉजिटिव। पार्षद अमित त्यागी के बाद उनकी मां भी हुई पॉजिटिव। 60 वर्षीय राकेश कुमार भी हुए कोरोना संक्रमित। आंखों का इलाज कराने सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। आंखों का इलाज कराने सरकारी अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद लक्षण दिखने पर जांच में हुई पुष्टि। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में रहेगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट, वहीं 17 जिलों में रहेगा घना कोहरा। यूपी में 22 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी। 22 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग ने जताया शीतलहर का अनुमान। वहीं शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ने का भी जताया अनुमान।
देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।